नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक पुरानी कहावत है कि जब बुरा समय आता है तो ऊंट पर बैठे, और वो कहावत का जिक्र यहाँ नहीं करना चाहूंगा क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं। लेकिन हाँ, जब बुरा समय आता है तो एक साथ कई तरफ से आता है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये तीसरा कार्यकाल है, जिस दिन से इन्होंने देश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को धोखा दिया, जनवरी 2024 में आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास करके यजमान जिसको बनाया उसको कैमरे के पीछे रखा, खुद कैमरे के सामने रहे। हालत ये हो गई कि चरना अमृत भी लोग हाथ में लेते हैं, बाद में जो ये कोषाध्यक्ष बने थे वो चम्मच से उनको मुंह में पिला रहे थे। तो तमाम परंपराओं को ताक पर रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चलो आओ, एक एक करके तुम्हारे सपने तोड़ते हैं। और 2024 के बाद से नरेंद्र मोदी की दिक्कतें, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। और जब से चढ़ावा चोरी वाला मामला सामने आया है शिव जी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, बल्कि सात सात ऐसी घटनाएं पिछले 10-12 दिनों में हो गई है, जिससे ये पता लग रहा है कि साहब या तो बुरी तरह से थक गए हैं, या तो साहब पूरी तरह से टूट गए हैं, या तो साहब से मैनेज नहीं हो पा रहा है, या तो साहब के हाथ से पूरा का पूरा कंट्रोल निकल गया। क्योंकि जो जिनको उन्होंने चुना वो फंस गए, और जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में मदद की, अब साहब उनको भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने वाले को आप नहीं बचा पा रहे हो, जिसको आपने बनाया उसकी किस्से कहानियां निकलकर सामने आ रही है। और वो बड़े बड़े अखबारों में छप भी रहा है, टेलीविजन चैनल दिखा भी रहे हैं, भले ही वजह कुछ और हो, लेकिन कम से कम वो दिखा तो सही रहे हैं। यानी ना मीडिया आपके कब्जे में रहा, ना अखबार आपके कब्जे में रहा, ना आपका मुख्यमंत्री आपके कब्जे में रहा, ना आपके कट्टर दोस्त आपके कब्जे में रहे। सब मिलकर ये बता रहे हैं कि मोदी जी अब रहने दीजिए, हो गया, बहुत काम कर लिया आपने, बहुत सेवा कर ली आपने। और इतने सादगी से आप सेवा करते रहे इस देश के लोगों की कि आप लाखों का सूट भी पहनते रहे, लेकिन उसमें भी सादगी थी। आप गजब गजब खर्चा करते रहे विदेश यात्रा पर, लेकिन उसमें भी सादगी थी। ये भाजपा ही के शब्दों में कहता हूं। लेकिन अब बस हो गया, और एक एक करके तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। उन तथ्यों को इस स्टोरी में हम दर्शकों के सामने रखेंगे, अपने तमाम दर्शकों से कहेंगे कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। हम तो 6-7 ढूंढ कर लाए हैं, हो सकता है कि 2-3 आपकी नजर में हो जो हमसे चूक गया हो, तो कमेंट करके हमें याद जरूर दिलाइएगा। अगली स्टोरी में हम उसको सामने रखने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जी शिव जी। संतोष जी, पिछले 48 घंटे या पिछले 72 घंटे का जिक्र करें तो मोदी 6 से 7 गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। हर दिन एक नई समस्या आ जाती है और उस नई समस्या से वो कैसे निजात पाएंगे, ये सवाल है। पहले इन समस्याओं का जिक्र कर दें जिन 6 समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। समस्या नंबर 1, नीट का पेपर, मंत्रिमंडल से इस्तीफा, ये काफी दिनों से चल रहा है और अब उस पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जंतर मंतर पर कल की है। कल ही की घटना है कि राजनाथ सिंह का एक वीडियो सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, यानी राजनाथ का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया। परसों की घटना है कि मोहन यादव के प्रॉपर्टी के पेपर सामने आ गए। 3 घटनाएं हो गई। कल की ही घटना है, मोदी जी के कृषि राज्य मंत्री 99 लाख के खीरे खा गए। 5वीं घटना जो सबसे बड़ी है कि मोदी के सबसे खास, भागवत के सबसे खास चंपत राय पर बड़ा आरोप लग गया और राम मंदिर में दान चोरी की घटना। 6ठी घटना है कि चंपत राय वहां से सर पे पांव रख के भागे जब वकीलों ने कहा कि नहीं गए तो अयोध्या में रहना मुश्किल कर दूंगा। अब वो दिल्ली आ गए। और 7वीं सबसे बड़ी घटना यह है कि देश में एम्बुलेंस के अभाव में, इलाज के अभाव में एक मासूम बच्चे के आंख में डॉक्टर ने खांसी की दवाई डाल दी और प्रधानमंत्री सेशेल्स में एम्बुलेंस दान कर रहे हैं। इन सब घटनाओं को जोड़िए, ये संयोग अभी तो बहुत कम गिनवा पाई हैं, बहुत छूट गई हैं। आप भी समझ रहे होंगे कितनी और छूट गई, इतनी छूट गई। और इस दौरान मची उठापटक में सरकार बुरी तरीके से, एक मंत्री का इस्तीफा और है कुरियन का, उन्होंने क्यों दिया? क्या वो इतने नाराज हो गए?
अभी किस किस के पद जाएंगे, मंत्रिमंडल विस्तार होना इसी हफ्ते, उप प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन किसको प्रमोट किया जाएगा, किसको डिमोट किया जाएगा। तो संतोष जी इतना, वो कहते नहीं है कि वो कॉकटेल शराब बन गई, ठंडी भी मिला ली, गर्म भी मिला ली, बिस्की भी मिला ली, रम भी मिला ली, अब सब कुकर्म और पाप मिल गए हैं। और इन्होंने तो कहा था हम श्री राम को लाए हैं, अब राम जी सत्ता से ले जाएंगे, राम जी पद से ले जाएंगे, राम जी कद से ले जाएंगे। क्या चंपत राय ने सोचा होगा संतोष जी कि हमें अयोध्या से सर पे पांव रख के भागना पड़ेगा? कभी सपने में भी सोचा होगा? जिसका 3 दिन पहले जलवा चलता हो कि एक कागज पे लिख दिया, नीचे साइन चंपत लिख दिया, मजाले अयोध्या में कोई पूछ ले पूरी में तुम किसके बुलावे पे आए हो, किसके कहने पे आए हो और कब जाओगे। जमीन 1 करोड़ की लेके 20 करोड़ में ट्रांसफर कर दी जाए, कौन पूछने वाला है? खाता न वही चंपत राय कहें अयोध्या में वही सही। वो चंपत राय गधे के सर से सींग की तरह अयोध्या से गायब हुए हैं। एक और चीज नोट कर लीजिए शिव जी, ये दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है और उन भक्तों और भाजपाइयों के लिए जानना भी बहुत जरूरी है जो हिसाब किताब मांगने वाले हर व्यक्ति की निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। ये चंपत राय और अनिल मिश्रा, चलिए चंपत राय तो विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता है, राव की हैसियत कितनी हो गई थी कि राम मंदिर आंदोलन को लेकर संघर्ष करने वाले और जो यूथ विंग बनाया गया था विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल, उसके पहले संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय कटियार को इस राव ने, अब ये खबर आ रही है कि उनके बेटे के सामने बेइज्जत कर दिया था। विनय कटियार मंदिर जाने की बात कर रहे थे और उनसे पास मांग लिया गया। तो भैया इनके इस दम्भ, इनके इस अहंकार, विनय कटियार से उसी तरह से पास मांगने की बात हो गई शिव जी, जिस तरह से कल को राहुल गांधी अगर कांग्रेस दफ्तर जाए तो कांग्रेस दफ्तर वाला कहे कि आप आई कार्ड दिखा दो, जिस तरह से राजनाथ सिंह अगर प्रधानमंत्री कार्यालय जाए तो प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर बैठा हुआ गार्ड कहते राजनाथ सिंह से कि आप आई कार्ड दिखा दीजिए कि आप मंत्री है भी नहीं, ये उसी तरह की अपमानजनक घटना थी। सोचिए इनकी हिम्मत, इनका अहंकार और इनका दम कितना ज्यादा बढ़ गया था। ये सिर्फ एक उदाहरण है शिव जी। संतोष जी इस पूरे मामले में अब आप क्या समझ रहे हैं इन समस्याओं से? क्या अडानी के अदालत का हो और ये सब हो, कैसे देख रहे हैं इन सब समस्याओं को? देखिए शिव जी, 3-4 चीजें तो समझ लीजिए। अडानी मोदी के लिए सबसे बड़ा झटका है। अगर वो अडानी को नहीं बचा पाएंगे, अगर वो अडानी को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे, अगर वो अडानी की विदेश यात्राओं को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे निर्बाध तरीके से, अगर अडानी विदेश के मोर्चे पर ढंग से व्यापार नहीं कर पाएंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग मिलेगा कहां से? फिर मोदी को जीतने के लिए, प्रधानमंत्री बने रहने के लिए पैसा मिलेगा कहां से? और भले ही लोग कुछ भी कहते रहे शिव जी, लेकिन मेरा ये मानना है कि राम मंदिर में जो कुछ भी गड़बड़ी की गई, उस पैसे का इस्तेमाल सांसदों विधायकों को खरीदने के लिए नहीं किया गया। ये मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है। तो जब वो काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ आ रहा होगा। तो गौतम अडानी को बचा पाने की नरेंद्र मोदी की विफलता उनके पूरे राजनीतिक रसूख पर सवालिया निशान लगा देगी। और जिस दिन भाजपाइयों को, जिस दिन केंद्रीय मंत्रियों को, जिस दिन भाजपा के दिग्गज नेताओं को, जिस दिन बड़े बड़े दिग्गज सूरमाओं को यह पता लग जाएगा कि अब मोदी के साथ गौतम अडानी की पैसे वाली पावर नहीं रही है, ताकत नहीं रही है, तो यही लोग बड़े आराम से जाएंगे मोदी साहब के पास और कहेंगे साहब हम इस्तीफा लिखवा के लिए आए हैं, आपको सिर्फ अपना ऑटोग्राफ इस पर देना है और हम इसको राष्ट्रपति भवन लेकर चले जाएंगे, आपको भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये अडानी को न बच पाना ये मोदी की सबसे बड़ी विफलता है। जहां तक आपने मुख्यमंत्रियों की बात कही, मोहन यादव चयन किसका था? मोदी और शाह का। मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या करते थे, क्या किसी को पता नहीं था? सबको पता था प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं वो, पूरे उज्जैन को पता था, पूरी भारतीय जनता पार्टी को पता था। अरे ठीक है, मुख्यमंत्री चुनने के समय कम से कम आप ये तो देखेंगे कि वो क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बुरा नहीं है, लेकिन फिर कुछ मापदंड तो होने चाहिए, कुछ नियम तो होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ खुला खेल फर्रुखाबादी नजर आ रहा है, तो कहीं कोई वो तो है नहीं। फिर आप देखिए चंपत राय किसकी पसंद थे? चंपत राय
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह के ट्रस्ट का ऐलान सदन के पटल पर किया था शिव जी, और उसके बाद गृह मंत्रालय ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। तो सिर्फ मोहन भागवत के मत्थे नहीं मर सकते, सिर्फ दत्तात्रेय होश वाले के मत्थे नहीं मर सकते, सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के मत्थे नहीं मर सकते। इसके लिए मोदी और शाह भी उतने ही जिम्मेदार है। और चंपत राय अगर अयोध्या से भागकर उनको दिल्ली आना पड़ा, पहले भी वो दिल्ली के विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में रहा करते थे, लेकिन अब एक नए अनुभव के साथ आएंगे और वो याद तो रखेंगे कि किस किस ने उनका बेड़ा गर्क किया है। वो पता करने की तो कोशिश तो करेंगे कि इस समय किसने पोल खोली है। तो ये एक कोई साधारण घटना नहीं है। राजनाथ सिंह वाला मैं मानता हूं कि बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम। देखिए, जब भी कोई ताकतवर या मोदी जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं तो आमतौर पर पूरी की पूरी कैबिनेट में, चाहे वो यंग हो या वरिष्ठ बुजुर्ग नेता हो, कई दशकों तक राजनीति करने वाले नेता हो, वो उसी धारा में बहने लग जाते हैं। उसमें क्या होता है कि युवा नेता जो होते हैं वो उसी तरह से व्यवहार करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री को खुश करना जरूरी है। जो 3-4 दशकों की राजनीति वाले होते हैं वो उसी धारा में बहते तो है, लेकिन एक लट्ठा रख लेते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, ट्यूब रख लेते हैं, ताकि बिल्कुल जो पीएम करे उसी के रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। राजनाथ सिंह ने जो किया, सैनिकों की शहादत को छुपाने की कोशिश, उनके नामों को छुपाने की कोशिश, ये राजनाथ सिंह के कद को पूरी तरह से घटा के। अब वो मोदी जी को साबित करना चाहते होंगे कि मैं बहुत लॉयल हूं आपके प्रति। शायद वो मोदी जी को ये भी साबित करने की कोशिश करना चाह रहे होंगे कि देखिए, मैं अमित शाह से भी ज्यादा लॉयल हूं आपके लिए। संकट की घड़ी में अमित शाह भाग जाते हैं, सदन में मैं झेलता हूं विपक्षी दलों के प्रहार। और ऑपरेशन सिंदूर में आपके 56 इंच की छाती सुनिश्चित करनी थी तो मैंने झूठ बोला सदन के अंदर खड़े हो। ये राजनाथ सिंह का बदलाव, ये आप हम लोगों की तो छोड़ दीजिए शिव जी, जो प्योर भाजपाई है पुराने, और यहाँ तक कि जो नागपुर में बैठे लोग हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि राजनाथ सिंह ऐसा भला कैसे कर सकते हैं। अब संतोष जी, यहाँ पे कई सवाल खड़े हो जाते हैं। इसी समय अडानी को अमेरिका की अदालत ने यह कह दिया कि हम तुम्हें केस से अभी बरी नहीं कर सकते, सरकार को इसमें कई तथ्य और सबूत दाखिल करने पड़ेंगे। राजनाथ के वीडियो ने यह साबित कर दिया कि मोदी ने जमकर झूठ बोला। हो सकता है किसी दिन ये सूची भी आ जाए कि हमारे तो कई जहाज गिरे थे। हो सकता है किसी दिन और कोई कहीं ट्रंप हाथ पकड़ के कह दे मोदी का, बताओ कितने जहाज गिरे थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। पूरा सिस्टम बड़ा अजीबोगरीब भूमिका में चल रहा है। मोहन यादव की प्रॉपर्टी पर कितना तूल पकड़ा गया, किस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट का खेल चल रहा है, किस तरीके से पूरे देश को गुमराही के दौर से गुजरना पड़ रहा है। लोग कुछ कहना चाह रहे हैं और लोग उस बात को सार्वजनिक नहीं होने दे रहे हैं। राम मंदिर के चंदा को लेकर आपने देखा कितनी गालियां हम लोगों ने खाई। चंदा को यह साबित करने पर तुले रहे कि आप गलत बोल रहे हो, आपकी गलत वीडियो है। इन सब चीजों के बावजूद भी क्या, जो आज सर्वोच्च अदालत ने भी मना कर दिया कि हम 13 जुलाई को ही सुनेंगे, क्या अब आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से घिर गए हैं, फंस गए हैं? केवल एक ही सॉल्यूशन है, इस्तीफा दो और अभी भी सुरक्षित निकल जाओ तो बेहतर होगा, इससे पहले कि कोई कार्रवाई हो। क्योंकि लगातार नायडू के रुख बदलना, नायडू की कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की जमकर तारीफ करना, बीच में चर्चा होना कि नायडू की जल्द राहुल गांधी से मुलाकात होगी, नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के पास फिर जाना, ये कई तथ्य बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इसी के चलते टीएमसी तोड़ी जा रही है, एनसीपी तोड़ी जा रही है, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी जा रही है। अगला टारगेट समाजवादी पार्टी भी है, क्योंकि अब मोदी को यह भरोसा नहीं है कि 2029 में क्या होगा। तो 2029 से पहले जो उनके बड़े बड़े प्लान हैं, परिसीमन का प्लान है, सीए एनआरसी की जगह नागरिक संहिता लाने का प्लान है, ये सब प्लान एग्जीक्यूट करने का वक्त मान के वो अपना काम स्पीड में ला रहे हैं। बंगाल की हार के बाद भाजपा ये मान चुकी है कि, जीत के बाद ये मान चुकी है कि अब हमें जो कुछ करना है वो कर ले। क्योंकि अगर बंगाल हार जाते तो ये कुछ नहीं होता, फिर सरकार बचाना मुश्किल हो जाता। बंगाल की जीत के बाद वो एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। बिहार में चुपचाप जो मुख्यमंत्री का परिवर्तन करा लिया साइलेंट मोड में, उसको उन्हें दिक्कत हुई कि कर्नाटक में कांग्रेस ने साइलेंट मोड में कैसे करा लिया, उन्हें दिक्कत हुई तमिलनाडु में कांग्रेस सत्ता में सम्मिलित कैसे हो गई, उन्हें दिक्कत हुई कि इतनी बड़ी जीत केरल में कैसे हो गई। अब उनका अगला टारगेट पंजाब है
और पंजाब को लेकर जब नंबर आया तो पंजाब में बड़ी तादाद में विदेश में लोग रहते हैं, तो उनके वोट कैसे ना जुड़ पाए, कैसे काटे जाएं, तो उन्होंने पासपोर्ट पर सवालिया निशान खड़े कर दे। ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं संतोष जी, और इन चीजों को जब आप गहनता से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ साफ साफ नजर आएगा। तो क्या इन सब चीजों का जो थ्योरी है वो क्या आप समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भयंकर संकट से गुजर रहे हैं? इतने बड़े संकट से वो अब तक कभी नहीं गुजरे। देखिए शिव जी, अब तक जो मोदी सरकार पर आरोप लगते थे वो विपक्षी दलों के नेताओं का दमन करने का, मीडिया को दबाने का, अडानी को लेकर राहुल गांधी एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए नजर आए। लेकिन इस देश की राजनीति का एक बड़ा विचित्र सी स्थिति है शिव जी, आप इस बात को समझिए। बेरोजगारी पर यहां चुनाव नहीं होते शिव जी, महंगाई पर यहां चुनाव नहीं होते, इकलौते भ्रष्टाचार पर अगर आप चुनावी मैदान में उतर जाए तो शायद चुनाव नहीं हो। उसको एड ऑन करने के लिए एक बड़े मुद्दे की जरूरत होती है शिव जी, चाहे वो आपातकाल के समय चलाया गया आंदोलन हो, उससे पहले चलाया गया आपातकाल के समय चलाया गया आंदोलन हो, या वीपी सिंह का जो बोफोर्स तोप का मामला चला हो, या अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल का आंदोलन। मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं क्योंकि भारत की राजनीति को उन्होंने समझा। उन्होंने कहा राहुल गांधी अकेले अडानी का मसला उठाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी भ्रष्टाचार की बात करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मीडिया के दमन का आरोप लगाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि कोई ऐसा मुद्दा उसके साथ ऐड ऑन ना हो जो इस देश के लोगों की आत्मा को झकझोर सके। यहां तक कि नीट और एनटीए के मसले पर भी मोदी के चेहरे पर सिकन नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके साथ ऐड ऑन करने वाला कोई मुद्दा नहीं था। अब ऐड ऑन करने वाला मुद्दा आ गया है जो बीजेपी की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर सकता है। अब आप समझ लीजिए, फाइनेंशियल ताकत अडानी, कमजोर हो रहे हैं। वोटों की ताकत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर ये आरोप लग रहा है कि भैया उनकी पसंद, उनके नेता, उनके चुने गए नेता वो भ्रष्टाचारी है, वो करप्ट है, वो इस देश और समाज को नई दिशा नहीं दिखा सकते। इस देश में पहली बार राम मंदिर जैसा एक बड़ा ट्रस्ट जो है वो आरएसएस के हवाले किया गया। आरएसएस ने उसकी क्या हालत कर दी आप देख लीजिए। तीसरा सवाल, जो मोदी एक अपराजय छवि है, वो अपराजय की छवि, और मोदी के बारे में कहा जाता है कि बेहतर टीम चुनते हैं, लेकिन मोहन यादव का मामला आया, उसने ये साबित कर दिया कि वो टीम चुनने की स्थिति में है नहीं, वो टीम चुन सकते नहीं, तो उनकी निर्णय क्षमता पर सवाल उठ गए। चौथा मुद्दा राजनाथ वाला जो आ गया, उसने ये साबित कर दिया। अब तक क्या होता था शिव जी, पाकिस्तान की इस दुनिया भर में लानत मलानत क्यों होती थी? क्योंकि किसी भी लड़ाई में पाकिस्तान अपने शहीद सैनिकों को अपना मानता ही नहीं था। कारगिल की जंग में इनकार कर दिया उसने कि नहीं नहीं हमारे सैनिक नहीं है। भारतीय सेना आई कार्ड दिखाती रही, उनके तमाम डिटेल दिए गए, पाकिस्तान ने मना कर दिया। भारत की सेना ने एक उच्च सैन्य मापदंड और नैतिकता का प्रदर्शन करते हुए उनको उनके धार्मिक रीति रिवाज से उनके शवों को दफनाया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि भारत में कोई रक्षा मंत्री ऐसा आएगा जो कहेगा कि कोई कैजुअलिटी नहीं। यकीन मानिए कुछ सोच भी नहीं सकता। ये सारे मुद्दे ऐड ऑन हो रहे हैं। युवाओं का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, अडानी का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, सेना का अपमान का मुद्दा, देशभक्ति का मुद्दा, और उसमें भगवान राम की अमानत में खयानत का मुद्दा। यानी ये जो ऐड ऑन हो गया मुद्दों का, अब मोदी समझ रहे हैं कि ये सारे मुद्दे मिलकर मोदी की विदाई की गाथा तैयार कर सकते हैं। अगर, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जैसे जेपी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बना दिया था, जैसे वीपी सिंह ने राजीव गांधी के खिलाफ माहौल बना दिया था, जैसे अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल ने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ माहौल बना दिया था, ऐसा माहौल अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, विजय, एम.के. स्टालिन जैसे नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ बना सकते हैं, तो फिर मोदी की विदाई को कोई टाल नहीं सकता। ये सब कुछ मोदी समझ रहे हैं, और इस बार की जो विदाई होगी 303 से 240 वाली नहीं होगी शिव जी। इस बार की विदाई 240 से हो सकता है कि 70, 80, 85 पे आ जाए। यानी 3 डिजिट का नंबर पा पाना भी बीजेपी के लिए आसान ना हो। और वैसे भी बीजेपी पे सब ये मानकर चल रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहे, 6 साल तक। नतीजा ये रहा कि जिस तरह से बाद में कई चीजें निकल कर सामने आई, 10 साल तक बीजेपी को सत्ता नहीं मिली। और अब अगर मोदी सत्ता से विदा हो जाएंगे, यानी बीजेपी सत्ता से हार के विदा हो जाएगी, तो हो सकता है कि अगले 20-25 सालों तक बीजेपी की सत्ता में वापसी ना हो पाए। तो मोदी खुद विदा नहीं
होंगे, वो इंश्योर करके जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का अगले 10, 15, 20 सालों तक कोई प्रधानमंत्री ना बन पाए इस देश में, अगर वो प्रधानमंत्री रहते हुए लोकसभा चुनाव में जाएंगे। शिवजी, संतोष जी, ये किसी ने सपने में सोचा था कि चंपत राय जैसा व्यक्ति अयोध्या से सर पर पांव रख के भागेगा? इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी आरएसएस बीजेपी के पास। क्या आपको लग रहा है कि इस अयोध्या प्रकरण से बीजेपी छोड़ के अलग हटके हम बात करें तो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की साख देश की जनता की नजर में बहुत ज्यादा गिर गई? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद से आते थे चंपत राय की नियुक्ति मोहन भागवत ने कराई। वही चंपत राय हैं जो तोगड़िया जी को खा गए। तो ये सब चीजें कहां हैं? आज से 20 वर्ष पहले भी चंदा खाने की शिकायत लेकर रामचंद्र परमहंस थाने पहुंचे थे, तब भी एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। आज ये सब मामला खुला है तो क्या ये मान लिया जाए कि हिंदुओं ने विद्रोह का ऐलान कर दिया बीजेपी से? अब ज्ञानेश कुमार की तो जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी और वोटों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। संतोष जी, देखिए शिव जी, एक बात तो बिल्कुल तय मानकर चल लीजिए कि अयोध्या मसला क्या है। भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। उसके बाद चुनाव में कितनी सीटें मिलती रही उनको? अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार सांसद बन के गए तो शायद 4 सीटें थी भारतीय जनसंघ के पास। 1967 का इलेक्शन, अभी हमने मेरे शो पे एक चर्चा की जो मैंने कामराज प्लान और ये सब चीजें बताई कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बदल दिए, कई केंद्रीय मंत्री बदल दिए। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, फिर पाकिस्तान के साथ 65 की लड़ाई, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, फिर इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री के तौर पर आना, विपक्षी दल मजबूत हो गए। भारतीय जनसंघ को लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें 1967 के लोकसभा चुनाव में मिली थी, जब बलराज मधोक उनके अध्यक्ष हुआ करते थे। और वो भी इसलिए मिली थी क्योंकि विपक्षी एकजुट हो गया था और कांग्रेस बिखर गई। उन्हीं बलराज मधोक को अटल आडवाणी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद आपातकाल, जनता पार्टी में विलय, 80 में फिर से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। कितनी लोकसभा सीटें 1984 के चुनाव में मिली? 2। राम मंदिर का मुद्दा उठाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता गया। 1989 के चुनाव में बढ़ा, 1991 के चुनाव में बढ़ा, 1996 के चुनाव में तो वो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 1998 में गठबंधन के साथ सरकार बनाई और 6 साल के लिए, 96 में बने थे 13 दिन के लिए रहे, 98 में 6 साल के लिए सरकार उन्होंने बनाई अटल बिहारी वाजपेयी ने। और उसी राम मंदिर के रथ पर सवार होकर मोदी केंद्र की सत्ता में है। तो जब राम मंदिर के से जुड़ा ये सच सामने आ गया, उस सच ने, और ये पहली बार हुआ है शिव जी। देखिए अब तक क्या होता था, कभी सिर्फ वीएचपी पर आरोप लगता था, कभी आरएसएस पर आरोप लगता था, कभी भाजपा पर आरोप लगता था। ये पहला ऐसा मामला है शिव जी, मैं दर्शकों से कहूंगा अगर उनको कोई मामला याद आ रहा हो तो बताए। ये पहला ऐसा मामला है जिस मामले में इस पहले में विश्व हिंदू परिषद, आवाज नहीं आ रही? बात तो ठीक कह रहे हैं कि ये पहला मामला है जब विश्व हिंदू परिषद और ये सब चीजें सामने आ रही हैं, जा रही हैं, इन सब पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ नुक्तों को बवाल होगा। और आज की तारीख में जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। जी संतोष जी, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, शायद कुछ डिस्टरबेंस हो गया। तो एक बड़ी बात आपको बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से उलझे हुए हैं और इस उलझने को कैसे सुलझाया जाएगा ये अभी फिक्र बनी हुई है, क्योंकि हर व्यक्ति जानना चाह रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है और इस पूरे प्रकरण पर सबकी तैयारी क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति ये समझने का प्रयास कर रहा है कि कहां से क्या हुआ। जी संतोष जी, कुछ आवाज आई?
बिल्कुल आवाज आ रही है। और मैंने जैसा कह रहा था उसको कंप्लीट कर देता हूं कि ये पहला ऐसा वाकया आया है जब एक साथ भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद पर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए मोदी के लिहाज से ये मामला बड़ा है, क्योंकि मोदी पर भी सवाल उठ रहे हैं, मोहन भागवत पर भी सवाल उठ रहे हैं, और पूरे के पूरे भाजपाई इकोसिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं। और अभी तो इस लड़ाई की शुरुआत हुई है शिव जी। चंपत राय अयोध्या से भागकर दिल्ली आ गए हैं, तो दिल्ली आकर चुपचाप थोड़ी बैठेंगे। अभी तो अटैक और फिर अटैक, काउंटर अटैक, ये सब चीजें चलती रहेंगी। मोदी इस बात को समझते हैं कि जितना ज्यादा एक दूसरे को लपेटने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा पोल किसकी खुलेगी? भाजपा की खुलेगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खुलेगी और विश्व हिंदू परिषद की खुलेगी। ये एक के बाद एक साथ, ये तो साथ हम बड़ी बड़ी चीजें ढूंढ कर लाए हैं शिव जी। हकीकत में 1 दर्जन से ज्यादा चीजें पिछले 4-5 दिनों में हुई है और अगले 7 दिनों में यानी 7-8 जुलाई तक होने वाली है। और विदाई के अलावा तो अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब होता क्या है कि लोगों को रिटायर कैसे होना चाहिए? लोगों को रिटायर महेंद्र सिंह धोनी की तरह हो जाना चाहिए। जब लोग उनसे पूछे कि भैया इतनी जल्दी क्यों रिटायर हो गए हो, अगर आप कपिल देव की तरह रिटायर होने की सोचोगे कि आखिरी जो हाईएस्ट विकेट टेकर रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में बेचारे मैच दर मैच उनको अजरुद्दीन खिलाते जा रहे थे और कपिल देव विकेट नहीं ले पा रहे थे, और लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था, अरे कपिल पाजी कब छोड़ोगे क्रिकेट का मैदान? तो इसलिए रिटायर तब हो जाना चाहिए जब लोग पूछे कि इतनी जल्दी क्या थी। तब नहीं होना चाहिए जब लोग आपसे पूछना शुरू कर दे, अरे महाराज कब छोड़ेंगे आप? तो ये मोदी जी को तय करना है शिव जी। चलिए, ये मोदी जी को तय कर लेना चाहिए। यही दर्शकों से सवाल करेंगे, क्या मोदी को गद्दी छोड़नी चाहिए या नहीं? लोगों के दिमाग में बड़ी सिंपैथी है, मोदी है बहुत अच्छा, मोदी के परिवार नहीं है, मोदी भ्रष्टाचारी नहीं है, मोदी करता नहीं है। तो मैं उन लोगों से ये समझने का प्रयास करता हूँ कि फिर मोदी को इतनी आवश्यकता क्या है देश हित की? क्यों देश की आगे ले जाने की उनकी सोच है? क्या वो गांधीवादी तरीके की सोच है? क्या उनकी इस देश के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के निर्माण की, पुनर्निर्माण की सोच है? गांव में गरीबी दूर करने की सोच है? या फिर राशन के जरिए और गरीबी बढ़ाने की ये पक्का एक आइडिया है और देश को पूंजीवाद की ओर ले जाने का प्रोग्राम है? खाई लगातार यूं बढ़ती चली जा रही है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर टॉप पे भागता चला जा रहा है। इस सब के पीछे उनकी मंशा क्या है? फिलहाल संतोष जी ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी खबर के साथ। शिव जी एक चीज और, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो अमीर एक अलग कैटेगरी है, गरीब एक अलग कैटेगरी है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि देश की बुनियाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हायर मिडिल क्लास और वेतन भोगी लोग, वो दरिद्र होते जा रहे हैं। गरीब नहीं, गरीब से भी नीचे चले जाइए, दरिद्र होते जा रहे हैं। हालत ये हो गई कि एक बीमारी उनकी कमर तोड़ देती है, बच्चों की स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की फीस उनकी कमर तोड़ देती है। और आंकड़े बता रहे हैं कि इस देश में जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनमें सोना गिरवी रख के लोन लेने का चलन बढ़ता जा रहा है। दिक्कत क्या है कि मोदी जी समझ नहीं पा रहे। नोटबंदी करके उन्होंने गृहिणियों की कमर तोड़ दी। गृहिणियों ने पैसा छुपा छुपा के कैसे रखा हुआ था, यानी हाउस सेविंग की कमर तोड़ के रख दी उन्होंने। क्योंकि जब भी परिवार पर संकट की स्थिति आती थी, गृहिणियां अपने पैसे निकालती थी, महिलाएं अपने पैसे निकालती थी, वो आपने नोटबंदी के नाम पे छीन लिया। और उसके बाद से आपने इंश्योर किया कि महिलाएं इतनी सेविंग कर ही ना पाए। तो सेविंग क्या होगी जब आपके खर्चे ही नहीं पूरे हो पा रहे हैं? तो इस देश के मिडिल क्लास को और हायर मिडिल क्लास को कटोरा थमाने की नौबत पर लाकर रख दिया मोदी जी ने। अर्थव्यवस्था की उनको कितनी समझ है, इस पर तो कभी विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन इस देश का हर आदमी, मैं कहूंगा अपने दर्शकों से, कि दिल पे हाथ रखिए और पूछिए आपकी हालत, सुधार तो छोड़ दीजिए, मैं जानता हूं सुधार किसी की हालत में नहीं हुआ है, कितनी बिगड़ी है, बद से बदतर या बदतर से भी नीचे कुछ हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। धन्यवाद।